सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अब पिछले वीडियो में हमने बात करी रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज़ की। तो उसमें हमने देखा उनका रिलीजियस पॉलिसी कैसा था। हमने देखा कि उनका रिलीजियस पॉलिसी जो था वो बहुत ही क्रूएल था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिए। तो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो उसे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इसका। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनका पोर्टुगीज का जो डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ। मतलब सबसे पहले तो इन्होंने मुगल के साथ कुछ अनबन हुई और उसके बाद इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ। तो हम इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, पोर्टुगीज लूज फेवर विथ मुगल। यानी इन्होंने मुगल के साथ मतलब इनकी अनबन कैसे हुई और फिर इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे, अब इस वीडियो में समझेंगे। तो अब जैसा कि होता क्या है कि कहीं से भी अगर आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो तो आपका डिक्लाइनेशन कब स्टार्ट हो सकता है? जब कोई दूसरा आपका कंपटीटर आए तभी तो हो सकता है। मतलब अगर सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे तो वो आप ही के साथ ट्रेड करेगा। और चूंकि बाहर यानी फॉरेन कंट्री से अगर ट्रेड हो रहा है तो उससे पैसा भी, रिवेन्यू भी तो जनरेट हो रहा है हमारे कंट्री को। तो आप उसे मना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास अगर कोई ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप देखोगे कि हमें ज़्यादा फायदा कहाँ है और उस बेसिस पे आप ये करोगे, चूज करोगे कि किसके साथ आपको ट्रेड करना है। तो अब होता क्या है कि 1608 में, मतलब पोर्टुगीज तो पहले यहाँ पे ट्रेड कर ही रहे थे, बट 1608 में विलियम हॉकिंस अपने शिप हेक्टर के साथ सूरत पहुंचता है। और ये अपने साथ किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी उस समय जो भी इंग्लैंड के राजा थे, जेम्स वन थे, उनके द्वारा लिखा गया एक लेटर। किसके लिए? मुगल कोर्ट के लिए। उस टाइम मतलब इन्होंने अकबर के लिए लिखा था, बट अकबर उस टाइम तक था नहीं, वो मर चुका था, इसलिए जहांगीर के लिए आप समझो। तो जहांगीर के पास एक लेटर लेके आया विलियम हॉकिंस, जेम्स वन के द्वारा लिखा गया। और उसमें जेम्स वन ने जहांगीर से परमिशन मांगी कि हम भी इंडिया में आके बिजनेस करें। तो अब आप देख ही रहे हो कि पहले पोर्टुगीज यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, बट अब किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन भी यहाँ जहांगीर से परमिशन मांगने के लिए एक लेटर उन्होंने भेजा, रिक्वेस्ट किया कि हमें भी इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन दी जाए। क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया से अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, स्पाइस का ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा होगा और उससे मतलब उनका रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो उन्होंने परमिशन मांगी। बट जो पोर्टुगीज अथॉरिटीज थे और फादर पिनहेरो के बारे में मैंने बात करी पिछले वीडियो में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो फादर पिनहेरो और पोर्टुगीज अथॉरिटी ने बहुत कोशिश की कि हॉकिंस को मुगल कोर्ट तक पहुंचने ना दिया जाए। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसे मुगल कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाए, क्योंकि इन्हें पता था, ये चाहते थे कि यहाँ पे जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा है तो ट्रेड जो भी यूरोपियन कंट्री में होगा उसे हम ही सिर्फ कंट्रोल करें, यानी पोर्टुगीज ही कंट्रोल करे, पोर्टुगीज का ही यहाँ पे कंट्रोल रहे, मोनोपोली रहे और कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे आके ट्रेड ना करे। तो इसलिए पोर्टुगीज अथॉरिटी और फादर पिनहेरो मिलके मतलब बहुत कोशिश करी। इन दोनों ने क्या, मतलब पोर्टुगीज अथॉरिटीज ने और फादर पिनहेरो ने बहुत कोशिश करी कि इसे वहां तक पहुंचने ना दिया जाए, मुगल कोर्ट तक ये लेटर ही ना पहुंचे, हॉकिंस पहुंचे ही नहीं। बट वे सक्सेसफुल नहीं रहे और किसी तरह ये जो हॉकिंस है वो पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन जो थे, उन्होंने विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा? तो इसके पीछे एक और रीजन है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि ये जो विलियम हॉकिंस था वो तुर्किश लैंग्वेज यानी टर्किश लैंग्वेज जानता था, इसे टर्किश लैंग्वेज आता था। और ये टर्किश लैंग्वेज जो है वो मुगल के कोर्ट का लैंग्वेज था, यानी जो भी ऑफिशियल वर्क होता था वो टर्किश लैंग्वेज में ही होता था। तो इसलिए इन्हें पता था। अब आप देख भी रहे होगे कहीं पे भी, जैसे इंडिया में ही चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में अपने प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहीं भी जाते थे तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता था उस लोकल लैंग्वेज में एक बार जरूर कुछ हाय हेलो या कुछ ना कुछ जरूर कर देते थे। इससे होता क्या है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे कि ये मतलब जैसे हमारे जैसा ही है, मतलब हमसे ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है। तो अब इसे विलियम हॉकिंस को टर्किश लैंग्वेज आता था और साथ ही साथ ये गिफ्ट्स भी बहुत सारा लेके आया था जहांगीर के लिए। तो एक तो टर्किश लैंग्वेज आता था, तो ये टर्किश लैंग्वेज में ही जहांगीर से बात करी इसने और जो भी गिफ्ट्स वगैरह लाया था वो लेके गया जहांगीर के पास। तो अब हुआ क्या कि जहांगीर जो था वो इससे बहुत खुश हुआ और जहांगीर ने 1609 में, यानी 1608 में यहाँ पहुंचा था सूरत में,
और जहांगीर के पास पहुंचा है 1609 में। तो 1609 ईस्वी में जहांगीर ने इसकी अच्छी खातिरदारी करी, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी अच्छी खातिरदारी करी हॉकिंस की, और इसने जो भी गिफ्ट्स वगैरह लाया था उसे जहांगीर ने एक्सेप्ट कर लिया, और जहांगीर इससे बहुत ज्यादा खुश होता है। तो अब इतना ज्यादा खुश होता है, आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर इससे इतना खुश होता है कि इसे एक मनसबदार, मतलब इसे मनसबदार बना देता है, मतलब, और मनसबदार का रैंकिंग यहाँ पे 400, मतलब 400 रैंकिंग का एक मनसबदार हॉकिंस को बना देता है जहांगीर, यानी जहांगीर हॉकिंस को मनसबदार बनाता है 400 रैंकिंग का। अब मनसबदार होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मनसबदार बेसिकली मनसब वर्ड से आया है। मनसब वर्ड का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। तो मनसबदार वर्ड मतलब मनसबदार हुआ जो इन रैंक या पोजीशन होल्डर हो, यानी इस रैंक या पोजीशन को जो होल्ड कर रहा हो उसे मनसबदार कहा जाता था। अब ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये अकबर के टाइम से ही चलते आ रहा था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब इसमें होता क्या था कि उस टाइम के जो मनसबदार थे उन्हें आप आज के आईएएस से कंपेयर कर सकते हो, जो भी आज के आईएएस वगैरह हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हो। बट ये था कि मनसबदार के पास सिविल एज वेल एज मिलिट्री राइट्स दोनों थे, यानी सिविल राइट, सिविल वर्क भी देखता था मनसबदार। उसे एक छोटा सा या फिर बड़ा सा कुछ भी हो सकता है, एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था और वहां पे बोला जाता था कि आप वहां पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालो, साथ ही साथ हम आपको मिलिट्री भी प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी है वहां से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना होगा वो आप ही का काम है। तो मनसबदार का ये काम होता था। अब मनसबदार का रैंकिंग डिसाइड होता था जेट्स और सवार के बेसिस पे। ये थोड़ा थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मतलब जानना यहाँ पे जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जितने जेट्स मतलब हो गए उसके पास कितना सिपाही होगा, और सवार मतलब कितना हॉर्स उसके पास मौजूद होगा, यानी घोड़ा कितना मौजूद होगा, घुड़सवार कितने होंगे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो मनसबदार ऑफ 400, तो यहाँ पे इसे 400 सवार दिया गया, मतलब 400 सवार इसको दिया गया। 400 सवार के बेसिस पे इसकी रैंक डिसाइड करी गई और इसे मनसबदार बना दिया गया हॉकिंस को। अब इस रैंकिंग के बेसिस पे ही इनका सैलरी डिसाइड होता था। तो इसे सैलरी प्रोवाइड किया गया 30,000 का, यानी 30,000 इसे सैलरी भी प्रोवाइड किया गया। बट ये जो सैलरी था वो 30,000 ये कभी रिसीव नहीं किया, इसे कभी मिला नहीं। तो आप देख रहे होगे मतलब यहाँ पे जहांगीर जो होता है हॉकिंस से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो इसलिए इसे मनसबदार भी बना देता है। और बाद में होता क्या है कि जब यहाँ पे हॉकिंस जब आया था, तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि पोर्टुगीज मतलब बहुत ज्यादा इसमें आ गए थे कि यार ये कैसे पहुंच सकता है, इसे किसी तरह रोकना है। तो क्या कर रहे थे, तरह तरह के साजिश रच रहे थे। और ऐसा भी हुआ कभी कभी हॉकिंस ने जाके जहांगीर से कंप्लेन करी कि मेरे खाने में मतलब मेरे भोजन में वे लोग जहर मिला के दे रहे हैं। तो जहांगीर उनकी बात सुन के बोला कि ठीक है, तो अभी आप क्या करो कि हमारे महल के ही किसी औरत से शादी कर लो, तो वो आपके खान पान का ध्यान रखेगी, और ध्यान रखेगी इसलिए फिर आपको वैसा कुछ होगा नहीं कि जहर वहर मिला के मिले। तो इसलिए जहांगीर ने क्या कहा कि आप शादी कर लो किसी से, मतलब हमारे महल के ही किसी औरत से शादी कर लो। इसे मैं एक बार थोड़ा मिटा देता हूं। तो जहांगीर ने इसको बोला कि आप यहीं के किसी औरत से शादी कर लो, बट ये बोला कि मैं किसी रेगुलर क्रिश्चियन से ही शादी करूंगा। तो रेगुलर क्रिश्चियन बस एक ही थे, मतलब मुबारक शाह जो थे वो एक अकबर के कैप्टन थे और ये मर चुके थे। तो इनकी बेटी थी जिनका नाम था मरियम। तो मरियम से इनकी हॉकिंस की शादी कर दी गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं रेगुलर क्रिश्चियन से ही शादी करूंगा, ऐसा नहीं कि जो अभी हाल फिलहाल में कन्वर्ट हुआ है तो उससे मैं शादी नहीं करूंगा। तो इसलिए मरियम जो कि मुबारक शाह की बेटी थी, और मुबारक शाह थे एक अर्मेनियन क्रिश्चियन, तो उनसे शादी कर दी जाती है हॉकिंस की। अब इस तरह से आप देख रहे हो धीरे धीरे करके, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जहांगीर को यहाँ से हॉकिंस की शादी कर दी जाती है, तो जहांगीर को बहुत ज्यादा मतलब ये पसंद आ जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। लेकिन अब साथ ही साथ जब ये यहाँ पहुंचे थे तो ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग फैसिलिटीज दी गई, तो इससे पोर्टुगीज जो थे वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि सिर्फ हम ही इंडिया से ट्रेडिंग की परमिशन ले, हमें ही सिर्फ इंडिया से ट्रेड की परमिशन मिले, और वो ट्रेड को मोनोपोलाइज करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जहांगीर से बातचीत कर मसले को सुलझाना चाहा, और जहांगीर से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो अंत में होता क्या है कि पोर्टुगीज और मुगल इंपेयर के बीच में एक ट्रूस स्टैब्लिश किया जाता है। ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम संधि, यानी अब हम आपको कुछ
तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, मतलब आप यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए जो भी आपको करना है। तो पोर्टुगीज के साथ मुगल एम्पेयर यानी जहांगीर की एक ट्रूस इस्टेब्लिश की जाती है। पोर्टुगीज बात करते हैं मुगल एम्पेयर जहांगीर से जाके, तो इस तरह से एक ट्रूस इस्टेब्लिश हो जाती है। अब पोर्टुगीज की ट्रूस इस्टेब्लिश होने के बाद होता क्या है कि पोर्टुगीज जो होते हैं वो सूरत के पोर्ट पे इंग्लिश शिप को इंटर करने से ही रोक देते हैं, मतलब वो पहुंचने ही नहीं देते हैं सूरत के पोर्ट पे। ये जो सूरत का पोर्ट आपको दिख रहा है, सूरत के पोर्ट पे इंग्लिश शिप को ये पहुंचने नहीं देते हैं। जिससे होता क्या है कि हॉकिंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सख्ते में आ जाता है। उसे लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब लोग मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारे शिप को भी इंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये सख्ते में आ जाता है और हॉकिंस मुगल कोर्ट को 1611 में छोड़ के चला जाता है। मतलब ये छोड़ ही देता है, कहता है कि छोड़ो यार यहाँ पे तो क्या ही अब ये है, और छोड़ के ये चला जाता है यहाँ से। बट होता क्या है कि वो तो चला जाता है, लेकिन नवंबर जैसे 1611 में वो इसके मुगल कोर्ट को छोड़ के चला गया, बट नवंबर 1612 में ही अनदर इंग्लिश शिप पहुंचता है जिसका नाम होता है ड्रैगन अंडर कैप्टन वेस्ट। कैप्टन वेस्ट के अंडर में दूसरा शिप ड्रैगन आता है और इसके साथ एक छोटा सा शिप होता है ओजिएंडर। मतलब ओजिएंडर और ड्रैगन शिप कैप्टन वेस्ट के अंडर में यहाँ पे पहुंचता है इंडिया में, और ये पोर्टुगीज फ्लीट से फाइट करते हैं, लड़ते हैं और इसमें जीत भी जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे 1611 में वो गया, हॉकिंस गया यहाँ से, और नवंबर 1612 में ही कैप्टन वेस्ट अपने शिप ड्रैगन के साथ और साथ में एक छोटा शिप ओजिएंडर के साथ यहाँ पहुंचते हैं और वे पोर्टुगीज फ्लीट से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये इंग्लिश जीत जाते हैं। तो अब जहांगीर जो था उसका नेवल स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो बहुत ही कम था, और जब उसे पता चलता है इंग्लिश सक्सेस के बारे में, जब जहांगीर को पता चलता है कि इंग्लिश सक्सेस मतलब इंग्लिश जो थे ये कैप्टन वेस्ट जो है वो जीत गया है इस झगड़ा में, इस लड़ाई में, नेवल फाइट में, तो वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इसका जो नेवल पावर था वो बहुत ही वीक था। तो इसे लगता है, और इन्हें पता था कि पोर्टुगीज का नेवल पावर जो है, नेवल स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा खासा है। तो अगर किसी अच्छे खासे को अगर कोई हरा रहा है तो यानी उससे ज्यादा अच्छा होगा। तो जहांगीर इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। मगर अब होता क्या है कि जैसे एक तो इससे इंप्रेस हो जाते हैं, दूसरी बात अगर करें तो ये जो पोर्टुगीज थे वो जहांगीर को ऑफेंड करते हैं। अब पोर्टुगीज क्या होता है कि ये पायरेसी में बहुत ही ज्यादा ये थे, मतलब कहीं भी अगर जहाज को देखा तो उसे लूट लिया, उसे रोक के लूट लिया, अगर वो माल या फिर पैसा देने से मना कर दिए तो उन्हें सीधे उड़ा ही देते थे। तो हुआ क्या एक बार कि ये जो इनका नेचर था लूटने वाला, मतलब पायरेसी वाला, ये जो पायरेट्स वाला काम करते थे, तो इससे मुगल एम्पेरर जो थे वो खुश नहीं थे। मतलब वो भी इनसे, मतलब ये जो इनका नेचर था इससे बहुत ज्यादा दुखी थे। तो अब एक बार होता क्या है कि 1613 में पोर्टुगीज मुगल शिप को ही कैप्चर कर लेते हैं और बहुत सारे मुस्लिम्स को इम्प्रिजन यानी उसे बंदी बना के रख लेते हैं। साथ ही साथ इनके कार्गोस को भी प्लंडर मतलब ये उसे लूट लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुगल शिप के साथ अगर आपने कर दिया उसके बाद तो फिर मुगल शिप यानी मुगल्स जो भी जहांगीर उस टाइम पे जो राजा थे, तो उन्हें तो अब बहुत ही ज्यादा क्रोध आएगा, मतलब गुस्सा तो आएगा ही कि यार तुम मेरे ही अंडर में काम कर रहे हो और मेरे ही शिप्स को लूट रहे हो। तो जहांगीर ने मुकर्रब खान जो इनका इंचार्ज था सूरत में, उसे ऑर्डर देते हैं कि आप इससे कंपेंसेशन मांग के लाओ, जो हमारे शिप्स को लूटा गया है उसका कंपेंसेशन मतलब भरपाई उनसे आप करवाओ किसी तरह जाके। तो अब इसमें वार होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है और किसी तरह कंपेंसेशन मिल जाता है। बट अब यहाँ पे डिक्लाइनेशन तो अब स्टार्ट हो ही गया, क्योंकि आप अगर मुगल्स जो कि यहाँ के मेन रूलर हैं उनसे आप अगर भिड़ गए हो तो अब होगा क्या। आप तो किसी तरह उन्हीं के अंडर में काम कर रहे हो, उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हो और उसी से आप भिड़ रहे हो, जबकि ये नॉर्थ इंडिया में मुगल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो अब होता क्या है कि अब यहाँ से इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ ही इनका जो ये सपना था कि हम मुगल एम्पेरर जो भी वहां पे हैं उनको हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये भी धीरे धीरे टूट जाता है क्योंकि अब झगड़ा तो स्टार्ट हो ही गया है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ट्रेड ये करते हैं, और जो अब इनका जो मेन डिक्लाइनेशन होता है वो शाहजहां के पीरियड से स्टार्ट होता है। तो शाहजहां के टाइम से इनका डिक्लाइनेशन पूरी तरह से स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है एक तरह से कहे तो। अब होता क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शाहजहां के साथ कैप्चर ऑफ फुगली जो होता है वो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि ये इनके शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, उनकी दो दासियां थी, उनको ये कब्जा कर लेते हैं, उन पे कब्जा कर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं और इसके बाद शाहजहां नाराज हो जाता है
और फिर इन पे अटैक कर देता है और इस तरह से इनका डिक्लाइन डिक्लाइन मतलब एक तरह से खत्म ही हो जाता है। पोर्टुगीज यहाँ से खत्म ही होने लगते हैं धीरे धीरे करके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।